नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन नाज़रीन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने आज जिस तरह उनकी क़यादत में फैसला आया है, ख़ास तौर पर दीनी मदारिस के ताल्लुक से, वो मैं समझता हूँ कि एक मिसाली फ़ैसला है और मुस्तक़बिल में उस फैसले के हवाले दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट्स के बारे में अक्सर ये कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर जहाँ बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार है, वहाँ के जो फैसले आते हैं उस पर लोग अजीब व गरीब किस्म के तबसरे करते हैं, शुकूक व शबात का इजहार करते हैं और यहाँ तक कि उन फैसलों पर उन्हें शक भी होता है। तो बहरहाल बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, हमें अदलिया का एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन अदलिया का भी ये काम बनता है कि वो अपना वक़ार बरकरार रखे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कई ऐसे फैसले आए हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के हाई कोर्ट से जो बाद में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर वो कालेदम करार दिए गए। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे कालेदम करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को नाजायज़ और गैर कानूनी करार देते हुए कालेदम करार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इस गड़बड़ को दूर करना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक दीनी मदारिस का सवाल है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जहनियत, उनकी सोच फिक्र और उनका जो नजरिया है वो क्या है। बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं और आपको ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने गोद में बंदरों को बिठाते हैं, लेकिन अब वो किसको बिठा लें हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि फिरका परस्ती का मुजाहरा ना करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो या फिर वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो या कोई भी हो, उसे बहैसियत हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की, हिंदुस्तान के दस्तूर की, हिंदुस्तान की जमहूरियत की हिफाजत करनी चाहिए। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये धक्का किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया और हुकूमत उत्तर प्रदेश को मायूस कर दिया। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 23,500 दीनी मदारिस हैं, लेकिन 16,000 मदारिस को हुकूमत ने तस्लीम किया है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तस्लीम किया है। और आपको बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला आया है वो तारीखी फैसला है, जिसके नतीजे में 17 लाख तलबा और असातिज़ा को ज़बरदस्त राहत मिली है। और क्या राहत मिली है, हम पूछेंगे सज्जाद साहब से। ये देखिए, यकीनन ये जो मदरसा बोर्ड की जो आपने बात की है, ये ख़ास तौर पे जो है एक यूपी का मदरसा बोर्ड जो है वो मदरसा बोर्ड एक एक्ट है यूपी का, यूपी हुकूमत की तरफ से, जिसके तहत जो है वहाँ जितने भी मदरसे जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, 27,300 के आसपास जो है रजिस्टर्ड मदरसे हैं, तो उन मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तलबा और वहाँ की जो सर्टिफिकेट्स हैं, कामिल फाजिल की डिग्रियाँ हैं, उनको काबिल कबूल करार दिया जाता है। दीगर जो है डिग्री के मुमासिल, इंटर के मुमासिल और दीगर हायर कोर्सेस में एडमिशन के लिए उनको जो है एलिजिबल करार दिया जाता है। उसके अलावा इन मदरसों को सरकारी इमदाद भी मिलती है। उसके अलावा ये मदरसे जो है आइन के मुताबिक, हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक जो है अपना पूरा पोजीशन, अपनी जो तालीमी मेयार है, अपना जो तालीमी जो है हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से जो है इनका जो है दर्जा दीगर स्कूलों के बराबर होता है। बहरहाल हाल ही में एक फ़ैसला जो है दिया गया था कि मदरसे जो है यहाँ तालीम गैर मेयारी है, मदरसे जो है मेल नहीं खाते, कौमी जो है धारे से मेल नहीं खाते, इसलिए सारे मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए। एक कमेटी बनाई गई थी रियासत सरकार की जानिब से और उस कमेटी ने सिफारिश की थी हुकूमत से कि इन मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ जो तलबा पढ़ रहे हैं उनका मुस्तक़बिल तारीख है, उनका जो है
उनको जो है इस मदरसे में पढ़ने से जॉब नहीं मिलती, उनका फ्यूचर तारीख है, इसलिए उन बच्चों को मदरसों से निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिट कर दिया जाए और मदरसों को बंद कर दिया जाए। 27,300 मदरसों के हवाले से अगर कोई जो है कमीशन एक जो है इस तरह की सिफारिश करता है तो ये काबिल एतराज़ है। ये मदरसे आज से जो है कायम नहीं है, बरसों सदियों पुराने ये जो है निज़ाम तालीमी निज़ाम है, मुसलमानों का जो है तालीमी निज़ाम है ये। तो इस मामले पे जो है हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, तो हाई कोर्ट ने जो है वो जो कमीशन की सिफारिशात थी उसको कबूल कर लिया था और फैसला सादिर कर दिया था कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, जी हाँ। अब मदरसों को बंद किया जाएगा तो तकरीबन एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक इन मदरसों में 17 लाख बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे जी हैं, हाँ, जी हाँ। दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा मसला ये हो गया था। तो ये मामला इतना मतलब तूल पकड़ते पकड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया था ये मामला। तो जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया दिनों में ये पूरे मुबाहिस के बाद, पूरी दलीलों के जो है समाअत के बाद इस फैसले को महफूज कर दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का यकीनन एक तारीख साज फैसला आया है, उसने हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे जी दिया हाँ, जी हाँ। और जो है इन मदरसों की आइनी जो है हैसियत को तस्लीम करते बहुत अच्छी हुए, बात है, जी हाँ। इसकी हैसियत को तस्लीम करते हुए रियासत सरकार से ये कह दिया है कि इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता, ये जारी और सारी रहेंगे। तो ये यकीनन ये जो है बहुत बड़ी राहत की बात है वहाँ मदरसों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए भी और मदरसों की इंतज़ामिया के लिए भी। देखें, मदरसे जो चलाने वाले लोग हैं वो तो जो है अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी जो है जो इस्तिताद है, जो इस्तेदाद है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे वो मदरसे चला रहे हैं। सरकारी जो इमदाद मिल रही है, कहा जाता है कि महज 300 मदरसों को सरकारी इमदाद मिलती है, जी जी, चाहे वो एडेड की हैसियत से मिलती हो या फिर कोई वहाँ यूपी का जो भी तरीक़ेकार है। तो एक तो ये मदरसे अपनी जो है बलबूते पे चलते हैं, खुद कफीली की जो है जी जी, एक बेहतरीन मिसाल है। वरना तो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है, लाखों रुपए फीस ली जाती है, फिर भी जो है तलबा को जिस तरह की तालीम मिलना चाहिए ना मिलती। तो बहरहाल ये एक अलग बहस होगी, लेकिन ये जो अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे यूपी के मदरसा बोर्ड को जो है एक बहुत ताकत मिली है और बच्चों को एक राहत मिली है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर आप देखेंगे एक गंगा जमनी तहजीब जो है और वो मिसाली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 10 बरसों से ऐसा लगता है कि जानबूझकर, 10 बरसों से नहीं बल्कि 90 के दहक से ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फ़िरका परस्ती को हवा दी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े किए जा रहे हैं। और हद तो ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि मज़हब के नाम पर लोगों को अब खाना भी नाम पूछ कर दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का सवाल है, इससे दीनी मदारिस को, उत्तर प्रदेश के दीनी मदारिस को, वहाँ के तलबा को, वहाँ के असातिज़ा को अच्छी राहत मिली है। और ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें इस एक्ट को कालेदम करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को कालेदम करार दिया, नाजायज़ करार दे दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दीनी फैसले में दीनी मदारिस को बंद कर दें और वहाँ के जो तलबा हैं उन्हें रियासत के दीगर स्कूलों में भर्ती करवाने या शरीक करवाने की हिदायत दी थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही मुतासिबाना और जानिबदाराना फैसला है। और बहुत अच्छी बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कालेदम करार दिया। लेकिन एक बात तो यह है और मैं समझता हूँ कि वो कुछ नाइंसाफ़ी भी हुई है। मिसाल के तौर पर दीनी मदारिस का जो फाजिल और कामिल की डिग्रियाँ जारी करने का सवाल है उसे भी अब महदूद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये यूजीसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, उसके मगायर है। तो बहरहाल अब ये जो सियासी जमातें हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ासतौर पर जो सेकुलर जमातें हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि दीनी मदारिस को फाजिल और कामिल की डिग्रियाँ देने का इख्तियार दिया जाए और उन्हें तस्लीम भी किया जाए मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिलों के मौके पर। तो बहरहाल ये तो खबर आई है, लेकिन एक खबर की तरफ हम
आपको लिए चलते हैं। और ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में ख़ास तौर पर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत कुछ बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फ़िरका परस्ती का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। और मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मंदिरों में जो हमले हुए हैं उसमें 99% गैर मुस्लिम मुलविस हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए शमशाबाद के ये हनुमान मंदिर में, शमशाबाद में एक एयरपोर्ट कॉलोनी है, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है और बहुत बड़ी मंदिर है वहाँ, और यानी ओपन एयर थिएटर जिस तरह होती है, ये ओपन एयर मंदिर है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई शख्स आता है और आकर मूर्तियों को तोड़ फोड़ करता है, नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद ये जो बीजेपी है या राइट विंग की जो तंजीमें हैं वहाँ पर पहुँचती हैं और एहतजाज करती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उस सिलसिले में जिस मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है कुरपाल और उसके वालिद का नाम है श्री पुत्री लाल गणपति सिंह और उसकी उम्र 56 साल है। और ऐसा लगता है उसकी हालत से तो दिख रहा है कि वो जहनी तौर पर यानी कुछ खलल है, उसके जहनी खलल का शिकार है। तो बहरहाल अब अंदाज़ा कीजिए ये फ़िरका परस्त जमातों की या तंजीमों की, उन्होंने फौरी ऐलान कर दिया है कि कल हम शमशाबाद बंद मनाएंगे। अब अंदाज़ा कीजिए इस तरह की अगर हरकतें जानबूझकर बंद मनाने की बातें हो रही हैं, जानबूझकर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, तो ये इस सिलसिले में हुकूमत को, पुलिस को और जो मुकामी अवाम है उन्हें चौकस रहना चाहिए, क्योंकि फ़िरका परस्त मुख्तलिफ बहानों से वहाँ का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, ये शमशाबाद का जो मामला है यकीनन जो है साफ तौर पे ज़ाहिर हो रहा है, जिस तरह की वीडियोस आई हैं और जिस तरीके से जो है मंदिर के अहाते में मौजूद जो है मूर्तियों को गिराया गया है, उनको तोड़ा गया है, तो उसके बाद जिस तरीके का हंगामा बपा किया गया, अब तो जो है बंद की भी कॉल दे दी गई है। जी हाँ। तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल को जो है फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक तनाव की फ़िज़ा फैलाई जा रही है और जो है इसका सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन देखिए, अभी जिस तरह के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हम देख रहे हैं कि झारखंड में इलेक्शन है, और इन इलेक्शन के दौरान में जिस तरह के बीजेपी के कायदीन के बयानात आ रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। असम के वज़ीर आला ने तो जो है गुज़िश्ता रोज़ इंतहा कर दी थी, उन्होंने फ़िरका परस्ती की इंतहा कर दी थी और ये कहा था कि सनातन को बचाना है तो बीजेपी को जिताना है। और उन्होंने कहा था कि अगर आप बीजेपी को नहीं जिताएंगे तो फिर आलम अंसारी और जो है ये लोग जो है आपकी ज़मीनों पे कब्ज़े करेंगे, आपकी जायदादों को छीन लेंगे, हत्ता कि आपकी बेटियों को तक जो है छीन लिया जाएगा। कितनी अफसोस की बात है। इतनी गिरी हुई जो है बातें एक चीफ मिनिस्टर से मुँह से सुन के हैरत होती है। हमेशा ये कहते हैं कि जो है हम आएंगे, आप हमारे जिताइए तो हम जो है बांग्लादेशियों घुसपैठियों के लिए जो है सख्त कानून बनाएंगे। जी। तो आप आएंगे तो कानून बनाएंगे, क्या मतलब 15 साल से 10 साल से तो आप इक़्तिदार में हैं। और शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी हुकूमत है इसका मतलब आपकी हुकूमत नाअहल है। अगर आप अहल होते और सरहदों की हिफाजत के अहल होते तो यकीन मानिए कि कोई दरअंदाज मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि आप अंदाजा कीजिए सज्जाद साहब, चीन ने जो सरहद पर कब्जा किया है, खुद सुब्रमण्यम स्वामी का इल्ज़ाम है, कई अहम लोगों ने कहा है कि बहुत से बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। क्या आप क्या कर रहे थे? देखिए, जी ये चीन की बात आपने निकाली है तो जो है आप ये जानकर हैरत करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा है उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये बड़ी खुशी की बात है कि चीन ने जो है उस माहदे पे दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत कुछ इलाकों से चीन जो है पीछे हट जाएगा, डिसएंगेज कर देगा, मतलब है कि अपनी फ़ौज हटा लेगा कुछ इलाकों से। तो इससे पहले तक वज़ीर आज़म मोदी ने ना कभी तस्लीम किया, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ना कभी तस्लीम किया, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ना कभी तस्लीम किया कि चीन ने हमारे इलाकों पे कब्ज़ा किया है। जब आपने किसी ने भी तस्लीम नहीं किया था और ये कहा था कि हमारी 1 इंच ज़मीन पे भी कोई नहीं आया है, तो फिर ये माहिदा कैसा हुआ और चीन जो है कुछ इलाकों को क्यों छोड़ रहा है। और सज्जाद साहब आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान माहिदे का सवाल है, जो दिफाई माहिरीन है वाज़ेह तौर पर उन लोगों ने कहा है कि ये माहिदा तो हुआ है, हुकूमत कर रही है, दावा कर रही है, लेकिन माहिदे की नकुल कहाँ हैं, कॉपीज़ कहाँ हैं, वो नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है एक ज़बानी माहिदा हो गया है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए
जो कुछ भी हो, लेकिन इससे ये साबित हुआ है कि चीन हमारी ज़मीन के अंदर आ चुका है। जी 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 लद्दाख में जी जी एलएसी के पार जो है चीन आ चुका है, ये साबित हो चुका है। खुद राहुल गांधी ने कहा था, जब राहुल गांधी ने विजिट किया था लद्दाख का, तो जी जी एलएसी की तरफ राहुल गांधी गए थे, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि दिल्ली जितने इलाके पे चीन ने कब्जा कर लिया जी है हाँ लद्दाख में, एलओसी के पास सरहदी इलाकों पे, दिल्ली जितने इलाके पे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा जो है दिल्ली एक सूबा है, एक स्टेट है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है। जी हाँ वहाँ दिल्ली में 7 एमपी हैं, 70 एमएलए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा जो है ये इलाका है। जी हाँ जी हाँ दिल्ली जितने इलाके पे चीन की फ़ौज वहाँ कब्ज़ा कर लेती है, वहाँ सड़कें बना लेती है, वहाँ उनके घर बन जाते हैं, वहाँ उनके बंकर बन जाते हैं, वहाँ उनकी जो है तनसीबात लगा दी जाती हैं, वहाँ उनके गोदाम बन जाते हैं, उन गोदामों में असला मुंतकिल कर दिया जाता है, वहाँ उनके बिजली के तार लग जाते हैं, वहाँ पे जो है उनके गाँव आबाद हो जाते हैं। बिल्कुल गांव आबाद हो जी जाते जी हैं और सब कुछ हो जाता है। और वहाँ फौज पूरी जो है आके वहाँ घेर लेती है इलाके को, और हिंदुस्तान के लोगों से ये कहा जाता है, चरवाहों से, कि अब यहाँ आप नहीं आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से वो जो है हमारे इलाकों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। और मोदी जो है सीना तान के बोलते हैं कि कोई कब्ज़ा नहीं है। मोदी को ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में रूस के सदर पुतिन से आर्जी करनी पड़ी जी हाँ जी हाँ कि चीन को ज़रा आप समझाइए, जी हाँ जी हाँ। शी जिनपिंग से हाथ में मिला लेता हूँ, आप ज़रा जो है ये मसला है इसको हल करवाइए। उस मीटिंग के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। अरे सज्जा साहब, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, लेकिन जिस अंदाज में जो यानी खारजा पॉलिसी कमज़ोर जी हमारी होने की वजह से जी ऐसा लग रहा है कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना देखिए, पड़ा है। बिल्कुल आप हम जी। देख रहे हैं कि जो है कनाडा के किस तरह के हालात हैं। अरे नहीं, आप थोड़े दिन पहले जैसा आपने पुतिन जी का जिक्र किया है, आप जी देखेंगे अजीत दोवल जो हमारे मुशीर कौमी जी सलामती है, वहाँ पुतिन के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमने जो यूक्रेन की तायद की है या दौरा जी किया है उसमें हमने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा है। अरे जी मेरे भाई, आपको इस तरह की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम एक बिल्कुल अजीम मुल्क के लोग हैं, हम जी बाशिंदे हैं, हमारी हुकूमत स्ट्रांग है, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, और उसके जी बावजूद अगर हम आजीजी व इंकिसारी करते हुए जी अपना सर झुका देते हैं रूस के जी सामने, तो ये क्या है? कनाडा जैसा मुल्क आपके खिलाफ जो है बोल रहा है। कनाडा का एक जूनियर वजीर बोलता है कि अमित शाह उस वहाँ के एक शहरी के मर्डर में मुलविस हैं। खालिस्तानियों के मर्डर में मुलविस है, बिल्कुल बता रहा है वो। खालिस्तानियों जी के जी वो कह रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अब तो ये खबर तक आई है कि जितने सिफारतकार वहाँ हैं इंडियन, हिंदुस्तानी सिफारत खाना जो हाई कमीशन है, वहाँ पे जितने सिफारतकार हैं, सारे के सारे सिफारतकारों के जो है फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी हो रही है, उनके नकल और हरकत पे नज़र रखी जा रही है, जी जी वो उनको सर्वेलेंस में ले लिया गया है। जी जी खुद वज़ीर ख़ारजा जो है जयशंकर मजम्मत कर रहे हैं कि हमें सर्विलेंस में लेने की कोशिश की गई है या हमें सर्विलेंस में लिया गया है, ये बहुत तशवीशनाक है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये नाकाबिल कबूल है, ये जो है इंतहा है ये शरअंगेज़ी की। ये जो है अब इतनी पोजीशन यहाँ तक पहुँच गई है कि कनाडा मुसलसल आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। कनाडा का वज़ीर बोलता है कि आपके होम मिनिस्टर जो है हमारे मामलात में मुलविस हैं। वहाँ पे जो है एक मंदिर में वहाँ पे जो है एक त्यौहार के लिए आने वालों पे हमले होते हैं। इस तरह के हालात जो है आज आलमी सतह पे आपकी ये पोजीशन हो गई है। लेकिन एक बात देखिए सज्जा साहब, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसकी जी मजम्मत कर रहे हैं, ठीक है। जी यकीन मानिए, कोई भी इबादतगाह हो उस पर हमला बहुत बुरी बात है, और मंदिर पर हमला किया जाता है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। जी बिल्कुल लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को क्या हो जाता है, जब कोई फ़िरका परस्त दरिंदा मसाजिद पर भगवा झंडा लहरा देता है तो वज़ीर-ए-आज़म का मुंह नहीं खुलता। आप जी देखेंगे कि यानी सिर्फ कानून के नाम पर मसाजिद को शहीद किया जा रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म कुछ बोलते नहीं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करें? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और इन तशवीश के हालात में आज शमशाबाद में एक वाक़या होता है। आपने देखा कि सिकंदराबाद में भी जो है हालिया दिनों में एक मंदिर पे इसी जी तरह हाँ, जी की हाँ। जो है मुतशिकनी की गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है ख़ास तौर पे जो है वो रक्षापुरम के इलाके में बंडलागुड़ा के आसपास वहाँ भी जो है एक मंदिर का जो है वाक़या पेश आता है। तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और ख़ास तौर पे बीजेपी के लीडरान
इसको हवा देने की कोशिश कर अब रहे अंदाजा कीजिए कि जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। उन्होंने कल बंद बनाने का ऐलान किया है शमशाबाद, और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये कोई किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने, किसी जी। सिख ने नहीं किया है, बल्कि खुद एक हिंदू शख्स ने ये काम किया है। जी। और आप देखेंगे कि वो खुद ऐसा लग रहा है कि बेचारा ज़हनी तौर पर माजूर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने ये भी कहा है कि जो मंदिर की बेहुरमती किया है उसको सजाए मौत दी जाए। शर्म आनी चाहिए कि 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है तो उसके लिए सजाए मौत नहीं मांगी जा रही है, 30 साल की खातून का रेप हो रहा है तो उसके लिए सजाए मौत का मुतालबा नहीं किया जाता। दिल्ली में 65-70 साल की औरत के साथ मुंह काला किया जाता है, उसके खिलाफ यानी उस खाती के खिलाफ सजाए मौत का मुतालबा नहीं किया जाता, जबकि शर्म की बात है और इंतहाई बेशर्म है। और मैं तो कहता हूं ये नेशनल शेम है कि बिल्किस बानो जो गुजरात की बेटी है उसके जानियों को यानी इज्तिमाई इस्मत रेजी में मुलविस मुजरिमीन को सजा मुकम्मल होने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। तो क्या ये इंसानियत है? आप बताइए सज्जा साहब। यकीनन देखिए, इस तरह के हालात बहुत जो गंभीर होते जा रहे हैं, ये इस मुल्क के नाम का बदनाम करने का ये बायस बन रहे हैं, और इस मुल्क में जो मरकज़ में सरकार है जी उसका नाम भी बदनाम करने का बायस हो रहे हैं। आप दावे तो बहुत करते हैं जी। कि हम जो है हिंदुस्तान में हम अच्छी सरकार चला रहे हैं, हमको लोग जो है मैंडेट दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हालात कहाँ जा रहे हैं? आप किस नौइयत की जो है सरकार चला रहे हैं, किस नौइयत का माहौल पैदा कर रहे हैं, किस नौइयत की फ़िरका परस्ती को आप हवा देना चाहते हैं, किस तरह की नफ़रत आप लोगों में भर रहे हैं, किस तरह के जो है आप जो है लोगों को एक नफ़रत सिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है आज के जो है दौर का। देखिए 40 करोड़ मुसलमानों को आप किनारे करके अपने इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा सकते। आज कनाडा जो है इमिग्रेशन के मामलात को सख्त करने की जो है धमकी दे रहा है या काम कर रहा है, तो लोगों में तशवीश है। लोगों में तशवीश है कि वहाँ अगर वो इमिग्रेशन के क़वानीन सख्त हो जाएंगे तो वहाँ जो तारिकीन वतन है, वहाँ जो इंडियन है, उनका क्या होगा। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। तो आपकी ना खारजा पॉलिसी समझ में आ रही है, ना दाखिला पॉलिसी समझ में आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि आपको सिर्फ इक़्तिदार से लगाव है, उसके लिए आप जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, मजहबी कार्ड खेलेंगे आप। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल सज्जा साहब। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, अब जो सियासी तज्ज़िया निगार है, सियासी पंडित है और जो ख़ास तौर पर अखलाक व किरदार पर नज़र रखते हैं सियासी कायदीन के, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म के बेटे की उम्र के राहुल गांधी है। तो अब कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया था और जिस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सारे हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने में और लोगों में जोश व खरोश पैदा करने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो भी काम करते हैं मुल्क की भलाई के लिए करते हैं। जब भी मुंह खोलते हैं या ज़बान चलाते हैं तो सिर्फ मुल्क की भलाई के लिए चलाते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपने ज़ैर इख्तिदार रियासतों में और इंडिया ब्लॉक की जो जमातें हैं उनकी ज़ैर इख्तिदार रियासतों में ज़ात पात पर मबनी सेंसस यानी मरदमशुमारी करवाएगी। और आपको बता दूं कि अब तेलंगाना में कल से ज़ात पात पर मबनी खुसूसी मरदमशुमारी, जामे मरदमशुमारी हो रही है। और हो सकता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का नारा लगाया है कि आबादी के तनासुब से आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो आपसे भी खासतौर पर आमिर अली खान साहब मिर्सी ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों से अपील की है, अक़लियतों से अपील की है कि वो इस सर्वे में यानी दिल खोल कर हिस्सा लें, सर्वे में पूरी तरह हिस्सा लें और जो BCE हैं उसमें अपने नाम दर्ज करवाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पसमानदा है तो BC में भी आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं, जैसा BCB वगैरह में। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये एक अच्छा मौका है, इस मौके पर आप अपनी शिनाख्त को महफूज करवाएं, ये सबसे अहम बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी फिल वक्त आप देखेंगे कि किस तरह गांधी आइडियोलॉजी सेंटर बोयिनपल्ली में वो मुलाकात कर रहे हैं उन दानिशवरों से, उन तंजीमों के सरबराहों से और गैर सरकारी तंजीमों के कारकुनों से, जहदकारों से, जो इस सर्वे को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ लोगों के मशवरे सुनते हैं और मुल्क के मफाद को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी सजा साहब। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक,
तो उस दौरान में भी जो है राहुल गांधी के रवैये से, राहुल गांधी की जो है लोगों को जी जी सुनने की जो है जी जी जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल से, उनके रवैये से लोग बहुत खुश थे। और उन्होंने नारा क्या दिया था, जी जी नफ़रत के जो है माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो नफ़रत का माहौल है पूरे मुल्क में, उस माहौल को ख़त्म किया जाए। यकीनन राहुल की यात्रा जो है बहुत कामयाब रही और बीजेपी जो अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, वो 240 सीटों तक महदूद होकर रह गई जी जी है। जी तो बहरहाल जो है अब उम्मीद यही है कि नफ़रत के माहौल में मोहब्बत की दुकान का ये जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा और धीरे धीरे बीजेपी इक़्तिदार से बीजेपी के कदम उखड़ जाएंगे। आज भी बीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, अगर उन्होंने नफ़रत की इस माहौल को ख़त्म करने में अपना किरदार नहीं निभाया तो आने वाली कौम कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। आने वाली हम नस्ल कहेंगे, इस मुल्क की नस्ल को जो है नफ़रत की नहीं, फ़िरका परस्ती की नहीं, इस मुल्क की नस्ल को मोहब्बत की, तरक्की की, खुशहाली की ज़रूरत है। और खुशहाली के लिए नफ़रत से काम नहीं चलता। खुशहाली के लिए आपको जो है हमदर्दी चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, आपको ताउन चाहिए, आपको जो है हर तरह की सरपरस्ती चाहिए। और एक हुकूमत अगर इस तरह से जो है नफ़रत फैलाती रहेगी तो फिर इस कौम का, इस मुल्क का बच्चा जो है आगे कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने इम्कानात हैं, आपके सामने मोहब्बत भी है, आपके सामने नफरत भी है, आपके सामने गांधी भी है, आपके सामने गोडसे भी है, आपके सामने नरेंद्र मोदी भी है, आपके सामने राहुल गांधी भी है। तो यानी आपकी अपनी मर्जी है, जिसे पसंद करें। लेकिन एक बात याद रखें कि मोहब्बत ही फातेह आलम होती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।